वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम एक जाने माने ब्रिज, जैसा कि आप सभी को पता है, हेज ब्रिज, जिसका यूज़ किया जाता है हाई क्यू वैल्यू कॉइल्स के सेल्फ इंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो इस ब्रिज का हम फेजर डायग्राम देखने वाले हैं। तो फेजर डायग्राम को देखने से पहले इसका सर्किट डायग्राम हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, आप लोग भी साथ में करिए। 4 हम पहले पॉइंट लेंगे क्योंकि हमको एक ब्रिज बनाना है। तो इन 4 पॉइंट्स के बीच में ही हम 4 ब्रिज आर्म को कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि हमको जिस इंडक्टेंस का मेजरमेंट करना है, जिस कॉइल का, उस कॉइल को हम आर्म 1 में कनेक्ट करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस है R1 और इंडक्टेंस है L1। यही L1 हमको फाइंड करना है। और जो ब्रांच 2 है, इसमें हम एक फिक्स्ड नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं R2। साथ में बीच में हम एक डिटेक्टर कनेक्ट करते हैं जो चेक करेगा प्रेजेंस ऑफ करंट को। और थर्ड ब्रांच में हम एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R3 को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद चौथे आर्म में हम एक रेजिस्टेंस R4 और एक कैपेसिटर C4 को कनेक्ट करते हैं। फिर इस ब्रिज को हम सप्लाई करते हैं एक AC वोल्टेज सोर्स से, जिसका RMS वैल्यू हमको पता है कैपिटल E। इसका RMS वैल्यू है कैपिटल E। ठीक है, अब हम इसमें जो करंट फ्लो होगा, जैसे ही हम कनेक्शन मेक करेंगे तो एक करंट I फ्लो होगा जो A पॉइंट पर 2 भागों में बटेगा। एक होगा आपका I1 और दूसरा जो इसका फॉर्म होगा I2। करंट 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। अगर ब्रिज हमारा बैलेंस है तो यही I1 करंट B पॉइंट पर डिटेक्टर में ना आकर के सीधे किधर आएगा, BC ब्रांच में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जो करंट आएगा वो होगा I1। फिर A से जो करंट आ रहा था D की तरफ I2, अगर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो I2 डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस ब्रांच में भी जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2, और यहाँ पर I1 I2 फिर से कंबाइन होकर के I करंट में बदल जाएंगे। इसमें कुछ वोल्टेजेस हम मानते हैं। ठीक है, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग ब्रांच के वोल्टेज के लिए। तो AB ब्रांच का जो वोल्टेज है वो हम E1 लिए हैं। फिर ब्रांच 2 AD ब्रांच, इसमें E2, BC ब्रांच में E3 वोल्टेज और DC ब्रांच में E4 वोल्टेज लिए। क्लियर है? तो चलिए इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फेजर डायग्राम में सबसे पहले हमको एक रेफरेंस फेजर मानना होता है। तो हमने I1 को यहाँ पर रेफरेंस फेजर मान दिया है। ये हमारा एक रेफरेंस फेजर है I1। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर I1 यहाँ पर I3 होता, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते थे, I1 इक्वल टू I3, क्योंकि हमें जो ड्रॉ कर रहे हैं फेजर डायग्राम, ये आपका बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है फेजर डायग्राम का। इसके बाद जो पहला ये R1 एलिमेंट है, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम दिखाते हैं I1 इंटू R1 से। तो वो हो जाता है हमारा I1 इंटू R1। ठीक है, अब जो L1 में जो ड्रॉप हो रहा है वो क्या होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इंडक्टेंस में जो रिलेशनशिप होता है करंट और वोल्टेज का, उसमें वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है करंट से। तो I1 इसका करंट था और हमने क्या ड्रॉ कर लिया इसमें, I1 j ओमेगा L1। ठीक है, j ओमेगा L1। तो ये हमने यहाँ पे शो किया। अब देखिए, इसमें जो ड्रॉप होगा और इसमें जो ड्रॉप होगा, इनका फेजर सम होगा E1। ठीक है, तो यहाँ पे ये ड्रॉप और इसका फेजर सम हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका E1। और आपको दिख रहा है यहाँ पे E1 किसके बराबर है, E2 के बैलेंस कंडीशन में। तो E1 इज इक्वल टू E2 हम यहाँ पे ले लेते हैं। फिर हम चेक करते हैं E2 क्या है हमारा, देखिए I2 इंटू R2 है। तो जब I2 इंटू R2 है तो रेजिस्टेंस है सिर्फ इसमें, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। तो इसी को हम एक्सटेंड करते हुए I2 मान लेते हैं कि इसी एक्सिस में हमारा क्या होगा, I2 भी होगा।
और यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं I2 इंटू क्या मार्क कर लेंगे, ठीक है, बाद में कर लेंगे इसको मार्क। यहाँ पर सिर्फ I2 यहाँ पे मार्क कर लिया हमने। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा ये करंट है I1 ये किधर आ गया, आगे बढ़ के R3 में आ गया। तो R3 में जो ड्रॉप हुआ वो किसके बराबर है, E3 के बराबर है। इसीलिए हम इसको और एक्सटेंड करके यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये आ जाता है E3 बराबर I3 इंटू R3। अब I3 तो क्या है, I1 ही है, I1 इंटू R3 ऐसा लिख लेते हैं। अब ये जो वोल्टेज है E3 ये किसके बराबर है, E4 पर। कब, जब ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन पर है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू E4, ठीक है। लेकिन जो हमारा E4 है, ठीक है, जो हमारा E4 है वो किसके किसके वोल्टेज का सम है, ये जो रेजिस्टेंस R4 है यहाँ पे जो वोल्टेज होगा प्लस ये जो C4 है यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो होगा E4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो कैपेसिटर का जो ये वोल्टेज होगा, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे करंट हमारा I2 फ्लो हो रहा है। तो I2 करंट क्या है हमारा, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। हमको पता है कि कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर के लिए जो करंट होता है वो लीड करता है 90 डिग्री वोल्टेज से, IC लीडिंग 90 डिग्री फ्रॉम VC, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए कि जो I है, I2 जो है हमारा, वो क्या कर रहा है, लीडिंग पोजीशन पर है। और इसी के साथ में कौन सा ड्रॉप हो रहा है, I2 इंटू R4, ठीक है, ये वाला ड्रॉप यहाँ पर हो रहा है। और इसी का जो 90 डिग्री पीछे है ना, ये इस तरीके से ये हमारा हो जाता है I2 इंटू C4, ठीक है। लेकिन ये तरीका गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। I2 इंटू C4 नहीं होता, ये होता है I2 इंटू XC4 होगा। फिर इसको हम लिख सकते हैं I2 डिवाइड बाई ओमेगा C4, इस तरीके से, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऐसी गलती नहीं करना है। तो ये आपका ये वाला वेक्टर हो गया, इन दोनों का जो फेजर सम होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका E4 होगा। तो मैं इसको जानबूझ के यहाँ पे ऐसा ले आता हूँ, क्योंकि हमने कुछ ऐसा फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। ये एक्चुअल में अगर अपन लेते तो ऐसा करके ये यहाँ पे आता और ये यहाँ पे आता, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बनता। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया है E4, फ्री हैंड डायग्राम है और इसको इक्वेट ही करना रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले आया है इसको। तो आप अगर एग्जैक्ट स्केल यूज़ करेंगे तो पता चलेगा आपको ठीक से, है ना, एग्जैक्ट बनेगा। लेकिन अभी फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं, मेजरमेंट हमने नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ नहीं है, इसलिए हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि इसका जो सम है I2R4 और किसका I2 बाई ओमेगा C4 का, ये आपका E4 को फॉर्म करता है। और E4 किसके बराबर है, E3 के बराबर है बैलेंस कंडीशन में, इसलिए हमने ऐसा यहाँ पे वेक्टर बनाया हुआ है। तो ये हमारा बन गया E3 E4, यहाँ पे बन जाता है E1 E2। अब देखिए इनका जो फेजर सम बनाएगा, E1 या E3 बोलो या फिर E2 या E4 बोलो, तो इसका जो इन दोनों का जो फेजर सम है इन दोनों वेक्टर का, तो ये देखो ये ऐसा आगे आप लीजिए इसको, इसके बराबर और पैरेलल, ये ले लिया हमने। उसके बाद इसके बराबर और पैरेलल ऐसा ले लीजिए। ये जो पॉइंट है ये आपका बनेगा क्या, E सप्लाई वोल्टेज, है ना, RMS सप्लाई वोल्टेज, ये ऐसा। तो इस तरीके से आप हेज ब्रिज का भी फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आपके जो भी कमेंट्स हैं, वैल्यूएबल सजेशंस हैं, वो कमेंट में इनवाइटेड हैं, आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। साथ में अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तभी आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।